वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, अभी तक हमने चैप्टर 5 देखा और बहुत दिनों से मैंने इसके आगे कंटिन्यू भी नहीं किया था, और ये वाला टॉपिक हमने क्लास 9th में भी देख रखा है। तो यहाँ पे तो अब जैसे कि हम वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी सीख गए हैं या सीखेंगे, तो यहाँ पे उसका भी एप्लीकेशन आएगा। फ़िलहाल तो वर्क पावर एनर्जी से हम क्या समझते हैं वही बेसिक है जो हमने 9th में देखा था, है ना। कि अगर तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, कोई पेंटिंग कर रहे हो, तो हमारी नज़र में तो ये काम होता है, मगर फिज़िक्स में कुछ अलग ही तरीके का काम होता है। और जिसने 14-15 घंटे का काम किया है उसके पास स्टेमिना होगा, एनर्जी होगी। तो वी एडमायर अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर फॉर हर स्टेमिना और एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी क्या है? आवर कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने का तरीका। तो इन फिज़िक्स टू द टर्म एनर्जी रिलेटेड टू वर्क इन दिस सेंस। ठीक है, मतलब क्या तरीका बोल रहा हूँ, कैपेसिटी मतलब काबिलियत, है ना, मतलब कितना क्षमता है काम करने की, तो वही हमारी एनर्जी होगी। बट एज सेड अबव, द टर्म वर्क इट सेल्फ is defined much more precisely. The word power is used in everyday life with a different shade of meaning. ठीक है, पावर का क्या है कि मान लो कराटे या बॉक्सर ने किसी ने पावरफुल पंच मारा है, ऐसे बोलते हैं, तो दे आर डिलीवर्ड एट ग्रेट स्पीड, है ना। इसका मतलब यही है कि बहुत स्पीड में मारा पंच। तो इसी तरीके से पावर रिलेट करता है हमारी फिज़िक्स में भी। और द एम ऑफ दिस चैप्टर इज़ टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, कौन सी? वर्क, पावर और एनर्जी। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, स्केलर प्रोडक्ट, या देखो मैंने पिछली क्लासेस जो ली थी उसमें स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी बताया था, है ना, कि वेक्टर क्या होते हैं, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो अब स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं। अच्छा, पिछली क्लासेस यानी चैप्टर 4 जब हम पढ़ रहे थे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब क्या थे? वेक्टर थे। वी हैव ऑल्सो लर्न हाउ वेक्टर्स आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड, ये भी देख चुके हैं। ठीक है, एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ा था, और सब्ट्रैक्शन तो एडिशन का ही पार्ट होता है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। वी नाउ नीड टू नो हाउ वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड। अब वेक्टर को मल्टीप्लाई करने की बात आ गई। ठीक है, और इजी होगा नहीं, मतलब जो हम बेसिक सेंस में देखते हैं 2 × 3 = 6 होता है, वो सेंस तो होगा नहीं, कुछ एक्स्ट्रा है वो देखते हैं। तो देर आर 2 वेज ऑफ मल्टीप्लाइंग वेक्टर, 2 तरीके हैं मल्टीप्लाई करने के वेक्टर्स को। पहला तरीका है स्केलर प्रोडक्ट, जिस gives a scalar from two vector, and other known as vector product produces a new vector from two vector। ठीक है, तो दो वेक्टर से एक स्केलर क्वांटिटी को जनरेट करने को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर हमारे पास अगर हमारे पास वेक्टर आंसर आ रहा है ना, फ्रॉम 2 वेक्टर्स, तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। इतना समझ में आता है, इजी है। ठीक है, अभी आगे आएंगे, ये तो बस ओवरव्यू था। वी शैल लुक वेक्टर प्रोडक्ट इन चैप्टर 7 ऑल्सो। हेयर वी टेक अप द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ध्यान से समझना, मतलब कि डॉट प्रोडक्ट को, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और जनरली मैं डॉट प्रोडक्ट बोलूँगा क्योंकि ये समझना ईजी है। इसको ए डॉट बी बोलेंगे, ए डॉट बी, है ना। तो ए डॉट बी इज़ डिफाइंड एज ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब कुछ याद आ रहा है? प्रोजेक्टाइल में भी थीटा लगा, अल्फ़ा लगे, बीटा लगा, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स एज शोन इन फिगर 6.1 का ए। ये चलते हैं इस पर कहाँ की। 6.1 का ए देखो, 2 वेक्टर हैं ए एंड बी, डायरेक्शन देख लो कैसी है, और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो जस्ट फॉर दैट सेक वी आर टेकिंग ए बी कॉस थीटा। Since AB and cos theta are scalar, the dot product of A and B is a scalar quantity। ठीक है, तो each vector A and B has a direction but their scalar product does not have a direction। तो जब scalar product आएगा, scalar product नाम से ही पता चल रहा है एक प्रोडक्ट जो है उसका स्केलर आने वाला है। तो फ्रॉम इक्वेशन 6.1 का A, दैट इज़ ए डॉट बी वाली, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, A इंटू बी कॉस थीटा या B इंटू ए कॉस थीटा। जोमेट्रिकली बी कॉस थीटा इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन टू ए। ये चीज़ समझो कैसे। दोबारा बोलता हूँ, बी कॉस थीटा जो होती है वो प्रोजेक्शन है बी की ए के ऊपर, एंड ए कॉस थीटा इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अच्छा, कॉस थीटा जब भी आता है वहाँ बेस की बात हो रही होती है। ठीक है, तो देखो बी की प्रोजेक्शन, अगर बी का मान लो परछाई देखें, ठीक है, जस्ट एक लेमैन सेंस में बता रहा हूँ, ऊपर से लाइट आ रही है, बी की परछाई नीचे आ रही है, तो ये जो प्रोजेक्शन है ना, परछाई है ना, ये बी कॉस थीटा है ए के ऊपर।
सिमिलरली ए की परछाई चेक करें तो वो ए कॉस थीटा आएगी बी के ऊपर। चलो ज्योमेट्रिकली बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन, बता दिया ना ये, कितना बता, हाँ। सो ए डॉट बी इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए। कितना अच्छा डेफिनेशन है। कह रहे हैं कि ए डॉट बी जो होगा वो प्रोडक्ट होगा ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देंगे कंपोनेंट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए के डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट को प्रोडक्ट कर देंगे। अल्टरनेटिवली इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी। दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, बी का मैग्नीट्यूड और ए का कंपोनेंट अलॉन्ग बी। इजी था ये मेरे हिसाब से, है ना, तुम्हें होप तुम्हें समझ में आया होगा। इक्वेशन शोज दैट द स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म्स अ कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, तुम्हें भी शायद मैंने पिछली क्लासेस में बताया होगा कि कम्यूटेटिव मतलब कम्युनिटी में क्या होता है, आगे कोई आदमी आगे आता है, फिर दूसरे टाइम पे कोई दूसरा आदमी आगे आता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, कभी बी को आगे रख दो कभी ए को आगे रख दो, बात आंसर एक आने वाला है। और स्केलर प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑल्सो, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कराए। फर्दर लैम्डा एक रियल नंबर है, कांस्टेंट है। द प्रूफ्स ऑफ द अबव इक्वेशन आर लेफ्ट फॉर यू एज एन एक्सरसाइज, ठीक है, प्रूफ करना है। फॉर यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर हमने पढ़े थे, आई कैप जे कैप के कैप, है ना, क्या होता है इनकी क्वांटिटी तो क्या होती है, मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, मगर डायरेक्शन क्या होती है, आई कैप की एक्स के अलॉन्ग, जे कैप की वाई के अलॉन्ग, के कैप की जेड के अलॉन्ग। तो वी हैव अब आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप। अगर सेम है तो आंसर 1 आने वाला है, बस ये दिमाग में रखना। क्यों, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, चलो मज़ा आएगा, ठीक है। जहाँ तक तुम अपने दिमाग में सोचो कि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ए हमारे यहाँ पे आई है, बी हमारा यहाँ पे आई है, ठीक है। तब आई कैप यानी यूनिट वेक्टर, तो इसकी यूनिट क्या होगी, 1 होगी, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 इंटू कॉस 0, क्योंकि आई और आई के बीच में एंगल 0 डिग्री का है, तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो आंसर 1 आ गया। वाइल अगर हम किसी और कॉम्बिनेशन को ले, डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ले, आंसर 0 आने वाला है, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, सिंपल, ठीक है। तो द गिवन टू वेक्टर्स, पहले तो ये देख लिया हमने, है ना, गिवन टू वेक्टर्स ए एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और बी है बी एक्स बी वाई बी जेड, है ना। तो देर स्केलर प्रोडक्ट जो होने वाला है, इतना ध्यान रखना, ए डॉट बी जो होगा, देखो इसमें सिर्फ आई कैप वाले ही जुड़ेंगे, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, मतलब, और जे कैप वाले ही जुड़ेंगे, के कैप वाले ही जुड़ेंगे, ए जेड बी जेड। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट वी हैव ए डॉट ए जो हो जाएगी ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, या फिर हम ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर। अच्छा था ना, ठीक है, सिंपल सा बेसिक था, और उसके एप्लीकेशन है ये सब। तो तुम्हें बस एक चीज़ याद रखनी है, ए बी कॉस थीटा होता है, बस, मुझे नहीं लगता और कुछ जानने की ज़रूरत है। सिंस ए डॉट ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, देखो इन्होंने भी बता रखा है ना, कॉस 0 ए और देखो किसी वेक्टर का खुद ही से डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो उसी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, यहाँ से बात समझ में आती है। सेकंड देखो, अगर दो का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, पहला क्वेश्चन हमारा मज़ेदार था ना ये, मेरे को लग रहा है, पता है, पता नहीं क्यों बच्चे डरते हैं। तो फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ऑल्सो फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल निकालना है। कुछ याद आ रहा है, वर्क का फॉर्मूला होता है ये, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देख कहाँ से चीज़ें रिलेट कर पा रहे हैं हम। अब एक चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी कि वर्क होता है हमारा जूल में। 9th क्लास थोड़ा रिवाइज़ करवाता हूँ, सॉरी अगर तुम्हें बोरिंग लग रहा है ना, मगर मुझे लगता है कि ये बताना ज़रूरी है।
कि वर्क होता है हमारा जूल में यानी स्केलर क्वांटिटी, फोर्स होता है हमारा न्यूटन में यानी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है क्योंकि इन दोनों में डायरेक्शन होती है, वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर स्केलर आ रहा है तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये स्केलर प्रोडक्ट है, दैट इज़ डॉट प्रोडक्ट है ना। तो एफ डॉट डी जो होगा वो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को -5 को +3 से मल्टीप्लाई, अच्छा साइन ज़रूर देखना, है ना। आंसर आ गया 16 यूनिट। तो हेंस एफ डॉट डी इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा इज इक्वल टू 16 यूनिट। नाउ बात यहाँ पे ख़त्म हो गई या नहीं हुई है? अच्छा नहीं हुई है, हमें निकालना क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी निकालनी, उस पर भी आते हैं। एफ डॉट एफ क्या होगा खुद ही से, तो 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर प्लस ही होता है ना, तो +25 50 आ गया। सिमिलरली डी डॉट डी यानी डी और डी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 50 आ गया। तो कॉस थीटा हो जाएगा हमारा, कैसे निकाला ये कॉस थीटा भाई, मेरे को तो नहीं पता चला। देखो एफ डॉट डी को वैसे लिखते हैं एफ डी कॉस थीटा, है ना, और हमें कॉस थीटा देखो हमें 16 दे रखा है, और अच्छा एफ इंटू एफ से क्या होगा, कॉस 0 तो 1 होता है, तो हमारे पास एफ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, एफ स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली डी स्क्वायर आ जाएगा नीचे, है ना। तो अल्टीमेटली कॉस थीटा निकालने के लिए हम 16/50 कर देंगे और थीटा हमारा कॉस इनवर्स 0.32 हो जाएगा, है ना। ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। मेरे को फिर भी एक डाउट है कि कॉस थीटा निकालने के लिए इसने फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा निकालने के लिए ए डॉट बी अपॉन ए बी होना चाहिए ना। अच्छा अरे रूट ले रखा है ना, अबे भाई समझा। एफ देखो यहाँ पे इन्होंने फोर्स का स्क्वायर बता दिया 50 है, तो फोर्स क्या होगा √50, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर क्या है 50 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा √50। तो इस हिसाब से हमारा थीटा आ गया। अब क्लियर हो गया भाई। हाँ एक कदम आगे बढ़े, चलो नोटेशंस ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, द वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये थ्योरम की बात होने वाली है। तो द फॉलोइंग रिलेशन फॉर रेक्टिलिनियर मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए हैज़ बीन इनकाउंटर्ड इन चैप्टर 3 दैट इज़ v² - u² = 2as। रट चुके हो गए ये तुम, कहाँ से कौन सी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। वेयर यू एंड वी आर इनिशियल और फाइनल, है ना। रेक्टिलिनियर मोशन में ऐसा चलता है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय m/2 कर सकते हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई करो तुम, आलू बैंगन, मगर दोनों साइड करना, ठीक है। तो m/2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। हमारा आंसर क्यों करा दोनों साइड मल्टीप्लाई, अच्छा सवाल है। कुछ इक्वेशन बनाने के लिए, कुछ चीज़ें लाने के लिए। देखो फोर्स क्या होता है, ma होता है, और s तो था ही पहले से, तो fs हो गया ना। देख रहे हो किस तरह से आ गया ये, fs आ गया। वेयर द लास्ट स्टेप फॉलोज द न्यूटन सेकेंड लॉ, वी कैन जर्नलाइज टू 3 डायमेंशन बाय एम्प्लॉइंग वेक्टर। अब वेक्टर को जनरेट कर रहे हैं हम, ठीक है। 3 डायमेंशन में क्या करा इसने, एस की जगह डी कर दिया, ए को बोल्ड कर दिया। मतलब देखो हमने कन्वेंशन क्या बोल रखी है, एनसीईआरटी कहता है कि जो भी बोल्ड में चीज़ है वो वेक्टर है ना। तो वेयर ए एंड डी आर एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली। ओके भाई, तो हमारे पास आ गया यार इनको। अच्छा ठीक है। अच्छा तुम्हें पता है एक वेक्टर का स्क्वायर जो होता है वो स्केलर होता है, अभी अभी हमने देखा था, फोर्स का स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर करके। तो द अबव इक्वेशन प्रोवाइड अ मोटिवेशन फॉर द डेफिनेशन ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से एक मोटिवेशन आ जाती है काइनेटिक एनर्जी का बारे में बताने के लिए। तो द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन इज डिफरेंस इन द क्वांटिटी हाफ द मास टाइम द स्क्वायर ऑफ स्पीड फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू ऑफ इट्स फाइनल वेलोसिटी वैल्यू, ठीक है, सॉरी वैल्यू लिखा है। कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन बताती है, क्या बताती है, डिफरेंस किस चीज़ का, हाफ द मास टाइम द स्क्वायर ऑफ स्पीड। कितना अच्छा बोला गया है, ठीक है। ये कहते हैं ब्यूटी ऑफ राइटिंग, है ना, जो फिज़िक्स में ज़रूरी होती है।
जो लिखा है उसको शब्दों में तो बोला है, हाफ द मास टाइम्स, टाइम्स यानी मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू टू इट्स फाइनल वैल्यू वी कॉल ईच ऑफ दिस क्वांटिटीज द काइनेटिक एनर्जी डिनोटेड बाय के। हर एक को काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, ठीक है, और वो हमारा वर्क होगा, दैट इज़ W। तो राइट साइड जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। तो दिस क्वांटिटी को वर्क कहते हैं, जैसे कि हम पढ़ते आए हैं। तो वर्क इज़ डन बाय अ फोर्स ऑन द बॉडी ओवर अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को कवर कर दिया इन्होंने कितने अच्छे तरीके से। तो इक्वेशन 6.2 इज ऑल्सो अ स्पेशल केस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का भी यही है, क्या कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन बाय इट्स नेट फोर्स। ओके, एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल 6.2। तो इट इज़ वेल नोन दैट अ रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। बात मानते हो, एक पानी की बूंद क्यों गिरती है, जो कि रेजिस्टिव फोर्सेस को भी बचाते बचाते आती है। द लेटर इज़ नोन एज टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ ड्रॉप बट इज़ अदरवाइज अनडिटरमाइंड। कंसीडर अ ड्रॉप, एक हमें पानी की बूंद दे रखी है 1 ग्राम की, 1 किलोमीटर ऊपर से गिर रही है। इट हिट द ग्राउंड विद स्पीड 50 मीटर प्रति सेकेंड से। तो व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन का क्या काम हुआ भाई, उसको कितना किराया दूँ, तूने कितना काम किया। तो व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स। अननोन रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है, देखो जैसे कि ये बोल रहे हैं जो कि अपोज करता है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द अपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स है ना, जो कि प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ ड्रॉप से। पता है तुम्हें कि हवा में भी देखो, तुम नीचे गिर रहे होते हो ना, एक तो तुम्हें ठंडी हवा आ रही होती है, नीचे गिरते हैं वो ग्रेविटेशन की वजह से। ठंडी हवा जो आ रही होती है वो नीचे से कोई फोर्स लगा रहा होता है, उसको एयर ड्रैग कहते हैं, ठीक है। इस पर भी आएंगे हम जब हम बर्नौली वगैरह देखेंगे। फ़िलहाल ये देखो हमें पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है कि वर्क डन कितना हुआ। तो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप क्या हो जाएगा, शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इनिशियल 0 थी, रेस्ट पे था ना भाई, मास तो ठीक है, इनिशियल स्पीड तो 0 थी, और हाफ एम वी स्क्वायर लगा देंगे, डाला वैल्यू तो जूल में आंसर आ गया, बात ख़त्म। मास को इन्होंने क्या करा, ग्राम को कर दिया इन्होंने मीटर में, फिर किलोमीटर का क्या करा इसने, किलोमीटर की ज़रूरत ही कहाँ है, किलोमीटर की ज़रूरत कहाँ है ना, सिर्फ ग्राम की तो ज़रूरत है। वेलोसिटी हमारे पास कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है, हाइट की अभी ज़रूरत नहीं है, काइनेटिक निकाल रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल में हाइट की ज़रूरत पड़ती है, हमें स्पीड और मास की ज़रूरत थी तो डाल दिया। वेयर वी हैव अज्यूम द ड्रॉप इज़ इनिशियली एट रेस्ट, तो ये चीज़ लिखना पड़ेगा। अज्यूमिंग दैट जी इज़ कॉन्स्टेंट विद द वैल्यू ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेज WG इज इक्वल्स टू MGH, ठीक है। जहाँ पे M जो है हमारा 10⁻³ है मास, G हमारे पास 10 है, मान के चल रहे 10, ठीक है, 9.8 होता है, 10 मान के चलते हैं। अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो हमारे पास छूट होती है आई गेस। हाइट हो गई हमारी 10⁻³, क्योंकि ये पता है कर क्या रहे हैं हम, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं हम, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो MGH होता है। हाइट इस बार लेनी पड़ेगी, 1 किलोमीटर को 10⁻³ कहेंगे, तो 10⁻³ और 10⁻³ मल्टीप्लाई हो गए तो कितना आंसर आता है, 1 आता है। कौन कह रहा था 0, ठीक है, मत करना, आंसर 10 आ गया। फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम डेल्टा के जो दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम में WG + WR कर दिया इन्होंने, डेल्टा के यही होता है वेयर WR इज़ अ वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ऑन द रेन ड्रॉप, और G मतलब ग्रेविटेशनल। तो हमें रेजिस्टिव फोर्स निकालना है, डेल्टा के तो हमारे पास हमें पता है, तो डेल्टा के आया 1.25। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, मज़ा आ गया देख के, ठीक है। तुम्हें पता है डेल्टा के इज इक्वल्स टू
डेल्टा के क्या होता है, वर्क, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो सम ऑफ ऑल वर्क डन है, कि कितना भी उस पर काम हुआ हो। तो दो ही लोगों ने काम किया है, एक तो ग्रेविटेशन ने और एक रजिस्टिव फोर्स ने। हमें निकाला है रजिस्टिव फोर्स, तो क्यों ना हम डेल्टा के में से ग्रेविटेशन को माइनस कर दें। करके देखा तो माइनस में आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि रजिस्टिव फोर्स है, ये चीज़ समझना। तुम्हें मैंने जब जब प्रोजेक्टाइल वगैरह भी बताया था, उसमें एक बॉल को नीचे गिरा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसमें साइन चेंज करवाया था कि बॉल नीचे गिर रही है तो फिर हम मान के चलते हैं ग्रेविटेशनल जो है वो नीचे से नीचे जा रहा है, तो लेट से नीचे आ रहा है तो फिर पॉजिटिव मान के चलते हैं, जैसे इस केस में माना है। वरना ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अपोजिंग होता है ना। तो यहाँ में हमने नेगेटिव मान के चला था, पॉजिटिव मान के चला था, तो रजिस्टिव फोर्स जो होगा हमेशा नेगेटिव में आंसर आएगा, तो -8.75 जूल आ जाएगा। तो होप तुम्हें समझ में आया हो भाई कि नोटेशन ऑफ वर्क एनर्जी क्या चलता है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ वर्क को ही ख़त्म करवा दें। ठीक है, इतना इतना और कर लेते हैं। तो एज वी सीन अर्लियर, वर्क इज़ रिलेटेड टू द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ओवर विच इट एक्ट्स। ठीक है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। कंसीडर अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम। मान लेते हैं एम मास में एफ फोर्स लग रहा है। द ऑब्जेक्ट अंडर को डिस्प्लेसमेंट डी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है। ओके, so the work done by the force is defined the product of component of force in the direction of the displacement and the magnitude of its displacement. एक चीज़, अच्छी चीज़ तुम्हें समझ में आई कि जब मैंने 9th क्लास में ये पढ़ाया था, ठीक है, तो फोर्स जो लग रहा था वो हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा था। परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, मतलब फोर्स जब जिस डायरेक्शन में लग रहा था उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी मूव हो रहा था, तो उनके बीच में एंगल ज़ीरो का बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक आर्बिट्री पॉइंट पे मूव हो रहा है तो हम हमेशा बेस वाला लेंगे, दैट इज़ एक्स एक्सेस पे जो लाई कर रहा है, दैट इज़ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा इंटू डी, दैट इज़ एफ डॉट डी। तो वी सी दैट इफ़ देर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट देर इज़ नो वर्क डन इवन इफ द फोर्स इज़ लार्ज। तो कोई अगर कुछ मूवमेंट नहीं है तो काम हुआ ही नहीं है। दस वैन यू पुश हार्ड रिजिड, एक दीवार को धक्का मारते हो, कोई काम नहीं करते हो तुम, है ना, मगर तुम्हारी मसल्स में तो दर्द हो गया भाई। Thus, the meaning of work is in physics is defined from the usage in everyday language. No work is done if displacement is zero. As seen in the example above, है ना। अगर कोई चीज़ मूव नहीं कर रही है, वेट लिफ्टर होल्ड 150 किलो का मास को अपने कंधों पे उठाता है 30 सेकंड के लिए, डज नॉट वर्क ऑन द लोड ड्यूरिंग दिस टाइम। उसने कंधे पे अब एक बहुत भारी सामान उठा रखा है, वो कोई काम थोड़ी कर रहा है उसके ऊपर उस टाइम पे। कैसे भाई, मैं तो नहीं मानता उसने इतना दम लगा, नहीं, क्योंकि वो मूव नहीं कर पा रहा है, मतलब उसने मूव करा ही नहीं है, असल में कर पा रहा है तो उठाया है तो कर ही पा रहा है, मगर एट द पॉइंट ऑफ 30 सेकेंड जिसके लिए उसने लिफ्ट कर रखा था वो हिला नहीं रहा है उस ऑब्जेक्ट को, तो नो वर्क इज डन। सेकेंड आता है फोर्स अगर ज़ीरो हो। तो अब देखो ये चीज़ मैं एग्जांपल के साथ क्यों दे रहा हूँ, वेट लिफ्टर वाला, तुम्हें पेपर में एग्जांपल देना ही देना होगा, बात को ध्यान रखना। तुम जो भी चीज़ पढ़ रहे हो ना उसका बेस्ट यूटिलाइज़ करो, पेपर में वो चीज़ें आनी चाहिए। सेकेंड आता है फोर्स इज ज़ीरो। द ब्लॉक मूविंग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल इज़ नॉट एक्टेड अपॉन बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स सिंस देर इज़ नो फ्रिक्शन बट में अंडरगो लार्ज डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला, फोर्स ज़ीरो हो, ऐसा केस क्या है कि मान लो कि ब्लॉक मूव कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है सिंस देर इज़ नो फ्रिक्शन, मगर एक डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, गाड़ी चल रही है मगर फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं लग रहा है। ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मगर बता रहा हूँ कोई फोर्स नहीं है तो कोई काम नहीं है, सिंपल। थर्ड आता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दिस इज़ द केस जहाँ पे cos 90 ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो थीटा हमारा π/2, दैट इज़ π/2 रेडियन को डिग्री में करेंगे तो 90 डिग्री आता है ना, और cos 90 होता है हमारा जीरो। तो फॉर द ब्लॉक मूविंग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल ग्रेविटेशनल फोर्स mg डज नॉट वर्क, क्योंकि बताओ एक टेबल पे एक ब्लॉक मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो हमारा कहाँ पे है,
मान लो लेफ़्ट और राइट पे है, मगर परपेंडिकुलर पे हमारा क्या ग्रेविटेशन है, तो हो गया 90 डिग्री, है ना। तो इफ़ यू अज्यूम दैट द मून ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज़ परफेक्टली सर्कुलर, देन द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट वर्क। तो द मून इंस्टेंटेनियस, अच्छा बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कोई वर्क नहीं हुआ। इफ़ यू अज्यूम कि मून का ऑर्बिट, मून धरती के चक्कर लगाता है एक परफेक्टली सर्कुलर शेप में, ऑर्बिट में, यानी उसका पाथ, देन द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट वर्क। कोई काम नहीं कर रही है धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स। द मून्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज टेंजेंशियल while the earth force is radially inward। समझो क्या बोला, टेंजेंट कितना होता है एक रेडियस के पॉइंट ऑफ सेंटर से। मान लो तुम सेंटर से अगर एक सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टच कर रहे हो और वहीं से टेंजेंट खींचो, 90 डिग्री बनता है ना। तो इस हिसाब से धरती कोई काम नहीं कर रही है। द मून्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज टेंजेंशियल, तो थीटा 90/90 हो गया, यानी π/2 हो गया। वर्क कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव इफ थीटा इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री और cos थीटा इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो वर्क जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। अगर थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में, तो cos थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा। मगर 90 से 80, 180 यानी पाई के बीच में है, तो cos थीटा नेगेटिव होगा। तो इन मैनी एग्जाम्पल द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज नेगेटिव। cos 180 डिग्री जो होगा वो -1 होगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन देखते हैं, इट इज़ क्लियर दैट द वर्क एंड एनर्जी एट द सेम डायमेंशन। ये बात मानते हो कि नहीं? mL/t-2 होता है, पूछा जा सकता है पेपर में। बताओ एनर्जी की डायमेंशनल सेंस में बताओ कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने डायमेंशन वाला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा था, तो नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। तो ऐसा यूनिट ऑफ दिस इज जूल, नेम्ड आफ्टर जेम्स Prescott Joule. Since work and energy are so widely used in as physical concept, alternative unit abound and some of the other are listed in table, ठीक है। अर्ग होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैलोरी, किलो वाट आवर की बात कर चुके हैं हम, ठीक है। 3.6 × 10⁻⁶ होता है, क्लास 9th की बात याद आ जाती है मेरे को। कैलोरी होता है 4.186 जूल। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जब हम एटम वगैरह की बात करेंगे आगे जाके, तो 1.6 × 10⁻⁻19 याद हो जाएगा तुम्हें। एक आखिरी क्वेश्चन और देखते हैं, फिर काइनेटिक वाला कल करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं 6.3। अ साइक्लिस्ट कम टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। 10 मिनट लिखा है। अ साइक्लिस्ट कम टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड वॉज, कौन सा फोर्स लग रहा है? ये फ्रिक्शनल फोर्स है ना, 200 न्यूटन का। तो हाउ मच वर्क कितना करना पड़ा होगा साइकिल को चलाने के लिए? हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड? क्या बोल रहे हैं? हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन साइकिल? साइकिल ने, रोड ने कितना काम किया साइकिल के ऊपर, और साइकिल ने कितना काम किया रोड के ऊपर? तो वर्क डन बाय द साइकिल, बाय द रोड, सॉरी, साइकिल, वर्क डन ऑन द साइकिल, साइकिल के ऊपर काम हुआ है, किसके द्वारा? रोड के द्वारा, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। तो स्टॉपिंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री का, दैट इज पाई रेडियन, विद ईच अदर। दस वर्क डन बाय द रोड, दैट इज WR इज इक्वल टू FD cos थीटा इज इक्वल टू 200 × 10 × cos पाई। दोबारा बोलता हूँ, जो स्टॉपिंग फोर्स है ना एंड डिस्प्लेसमेंट है, वो एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं विद ईच अदर। दस वर्क डन बाय द रोड, दैट इज WR, यहाँ पे रेन ड्रॉप वाला आर नहीं है, रोड वाला है, FD cos थीटा होगा। देखो कैसे, तुम्हारी साइकिल चल रही है आगे को, तुम्हारा फोर्स लग रहा है पीछे को, साइकिल को पीछे को धक्का दे रहे हैं, कितना एंगल बनाया? 180 डिग्री बना, इससे ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करूँ। तो -2K जूल आ गया। ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव करवाता है ना। तो दिस इज नेगेटिव वर्क दैट ब्रिंग द साइकिल टू हॉल्ट इन अकॉर्डेंस विद WE थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से ये नेगेटिव वर्क है जो कहीं ना कहीं रोकेगा साइकिल को। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट होना चाहिए
रोड के ऊपर साइकिल द्वारा, तो इट्स मैग्नीट्यूड इज 200 न्यूटन। हाउएवर द रोड अंडरगो नो डिस्प्लेसमेंट, रोड तो हिल ही नहीं रही है, दस वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड इज 0। ये चीज़ समझ लो भाई, इसका आंसर 0 है। पहली बात तो साइकिल ने कितना काम करा रोड के ऊपर, तुम फोर्स कितना मर्जी दो, यहाँ कह रहे फोर्स लगाया 200 न्यूटन का, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि रोड ने साइकिल के ऊपर 200 न्यूटन का अपोजिट फोर्स लगाया था, तो साइकिल भी रोड के ऊपर कौन सा कितना न्यूटन लगाएगी, 200 न्यूटन लगाएगी, है ना। मगर रोड तो हिली नहीं, साइकिल हिल रही है, इसका मतलब नो वर्क इज़ डन बाय द साइकिल ऑन द रोड। बस, तो यही था आज का, ठीक है। तो द लेसन ऑफ एग्जाम्पल 6.3 इज दैट दो द फोर्स ऑन द बॉडी एक्सर्टेड बाय द फोर बॉडी बी इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है द वर्क डन ऑन ए बाय बी इज़ नॉट नेसेसरली इक्वल एंड अपोजिट टू द वर्क डन ऑन बी बाय ए। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि फोर्स अगर इक्वल एंड अपोजिट लगता है ना, दोनों साइड से, तो वर्क का क्या चक्कर है। तो तुम बताना कि वर्क में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फैक्टर आ जाता है। तुम साइकिल चलाते हो, साइकिल हिलती है, तो फोर्स तो बराबर लग रहा है दोनों में, मगर रोड हिलती नहीं है, जिस वजह से वर्क डन 0 रहता है बाय द साइकिल ऑन द रोड, ठीक है। बाय द रोड ऑन द साइकिल तो मूव हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा यानी वर्क डन होगा। होप इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकता, वैसे होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए।